इमोशन कह लो, कुछ भी कह लो, हम कोशिश करते हैं सामने वाले के अपीयरेंस को देख के उसे जज करें और एक स्टोरी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि इसने तो ऐसे कर लिया होगा, उसने तो वैसे कर लिया होगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ दैट लुक्स आर डिसीविंग। जैसा सरफेस पे दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। बहुत ही एक डिफरेंट उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आई, कैसे जुड़ी, कैसे शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, क्या मेरा पर्पस था, क्या रीजन बना, कैसे मैं यहाँ तक आई, उसको 1 घंटे में लाना तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए मुझे काफी समय चाहिए बिकॉज इट इज अ लॉन्ग, ये एक छोटी सी जर्नी नहीं रही है। हम डिनाई कर रहे हैं सारी रिक्वेस्ट जो रिकॉर्डिंग की आ रही है। सौरभ, अगर आप उसमें एक ऑप्शन है यू कैन डिनाई द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड आल्सो, तो बीच में पॉपअप्स नहीं आएंगे मुझे। ओके। तो मेरा जो जन्म हुआ वो एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ। एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, यहीं से मेरी ग्रेजुएशन हुई, हायर स्टडी सब कुछ मैंने यहीं से किया। मतलब इस तरीके का मेरा अपब्रिंगिंग रहा कि जिस भी चीज पे मैं हाथ रखती थी वो चीज मुझे मिल जाती थी बहुत आसानी से। 492 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड वेरी हैप्पी कि जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो मैक्सिमम लोग आ गए हैं। बहुत ही पैम्पर्ड आप कह सकते हो। मैं जब भी मार्केट जाती थी घूमने, एवरी डे, एवरी सेकेंड डे मुझे बाहर घुमाने लेके जाया जाता था। तो मैं जिस भी टॉय पे हाथ रखती थी वो टॉय मुझे मिल जाता था। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि लाइफ में जिद क्या होती है या टैंट्रम्स क्या होते हैं। जैसे अक्सर मैं देखती हूँ कि आज जब क्योंकि एज अपने 20s को मैंने क्रॉस किया तो मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो टॉय शॉप के सामने लेट जाते हैं कि जब तक आप ये नहीं दिलाओगे हम आगे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं जब भी किसी ड्रेस पे हाथ रखती थी वो ड्रेस मुझे मिल जाती थी। और घर में सबसे छोटी हूँ मैं। सारे जो कजिन्स, हमारी सारी जो फैमिली, उसमें सबसे छोटी मेरी एज रही। तो कहते हैं ना छोटा वाला सबसे ज्यादा पैम्पर्ड भी होता है। और लड़की सबसे छोटी तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड। बस मेरे यहाँ कलाई पे टैटू नहीं है बट आई वॉज अ डैडीज प्रिंसेस। मैं सच में पापा की परी वाला आप कह सकते एक सिनेरियो मेरे साथ रहा। मुझे पैसे की ज्यादा वैल्यू कभी समझ ही नहीं आई। माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, फैमिली बिजनेस रहा, पेशे से वो एक कॉन्ट्रैक्टर रहे। ठेकेदार जिसको कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की, बहुत ही एक अच्छा इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। आज से करीबन अगर मैं 25 इयर्स पुरानी बात करूं तो एक फैमिली इनकम जो हमारी रही होगी वो लगभग आप मान सकते हैं 3 to 3.5 लाख अ मंथ। आज भी कोई 3 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसको एक छोटी कम इनकम मानी जाती है। तब के समय पे इमेजिन कर सकते हैं एक लाइफस्टाइल मुझे मिला होगा। फर्स्ट कार जो मेरे ग्रैंडफादर ने ली दैट वाज एन एम्बेसडर कार। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरी जर्नी के साथ। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये कोई ब्रैगिंग नहीं है। ये बता रही हूँ कि मैं किस लाइफस्टाइल से आई और कहाँ पहुंची, कैसे ये इंडस्ट्री मेरे पास आई और इसको करने का पागलपन मेरे अंदर डे वन से क्यों आया। फर्स्ट कार वाज आर एम्बेसडर कार। तो बचपन से गाड़ियां देखी, गाड़ी में स्कूल जाना, स्कूल से पिकअप होना। इवन जो मेरा स्कूल जिसमें मुझे एडमिशन कराया गया वो स्कूल मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे था, 200 मीटर्स। इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड मुझे रखा जाता था कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स थे हमारी प्रॉक्सिमिटी में, थोड़े से दूर भी थे। मान लीजिए 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी थे, 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी थे, लेकिन वहां पर कभी मुझे डाला नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर दूर जाना है तो मेरे बच्चे को 1 घंटा पहले उठ के बस में बैठना पड़ेगा। ये एक थॉट था मेरे पेरेंट्स का। तो बस में नहीं जाएगा मेरा बच्चा, धक्के क्यों खाएगा जब घर में सारी सुविधा है, तो पास में डालो। ये मैं क्यों आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा एक ऐसी पिक्चर बनाई गई कि लाइफ बहुत ही सिंपल है, एक बेड ऑफ रोजेस है। अक्सर ऐसा होता है पेरेंट्स पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, क्यों? ताकि अपने बच्चों को एक सेलिब्रेटेड, एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकें। बहुत सारे लोग वेस्टीज कर रहे हैं जिनके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके इसलिए वेस्टीज कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। तो एक स्टार्टिंग से एक स्कूल ऑफ थॉट था। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनका नाम अंकित है। तो एक माइंड में एक पिक्चर बन गई थी कि मेरे जब दोनों बच्चे कॉलेज पास आउट करेंगे
तो कभी भी ये जॉब नहीं करेंगे। इनके लिए मैं कोई बिजनेस सेटअप करूंगा, अपना ही बिजनेस इस्टेब्लिश करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन इनको मैं लाइफ में सेट करूंगा। तो मैंने छोटे से होते होते जब मैंने समझ मुझे आनी शुरू हुई इन बातों की कि पैसा क्या होता है, करियर क्या होता है, लाइफ क्या होता है, तो मुझे आइडिया हो गया था दैट एवरीथिंग इज वेरी इजी एंड सॉर्टेड फॉर मी, क्योंकि ये मैं अपने आसपास देखा करती थी। बट कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी आपके जीवन में लिखी होती हैं, आपके साथ घटित होती हैं, जो आपके वश में, आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसको मैं कह सकती हूँ नियति की अपनी एक योजना है। डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान्स। दो आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस, मैं मानती हूँ कि आप डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। हम द सीक्रेट को हम सब अप्लाई करते हैं, यूनिवर्स देता है जो आप मांगते हो, बहुत चीजें आप बदल सकते हैं, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो मेरी उम्र कुछ 12 साल की रही होगी जब मुझे ये पता चला दैट मेरे फादर के फूड पाइप में कैंसर है। सो जैसे ये इन्फॉर्मेशन पता चली, मेरी ऑब्वियसली 12 साल एक बहुत मैच्योर एज भी नहीं होती, एंड तब के टाइम पे कैंसर एक टैबू माना जाता था, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, बात करने पे लोग डरते थे, एंड इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट भी इतना कुछ एडवांस नहीं था जो आज की डेट में तो हमारे पास न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है, इवन एलोपैथी में इसका रिवर्सल है, तब ऐसा नहीं था। सो जब मैं 12 से 12.5 की हुई होंगी, इन 6 महीनों के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा अपने घर में कि दिन रात सिर्फ हॉस्पिटल्स, इधर से उधर चक्कर काटे जा रहे हैं। जितनी भी एसेट्स था, जितना भी लिक्विड मनी था, सब कुछ उनके ट्रीटमेंट पे लगाया जा रहा था। 7-8 महीने बीते, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस रहा, कॉन्ट्रैक्टर पेशे से, जैसा मैंने बताया, इनकम बहुत अच्छी, बट क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में हो, तो जब आप रुक जाते हो तो आपकी आमदनी भी रुक जाती है। तो वहां मुझे समझ आनी, थोड़ी बहुत चीजें अंडरस्टैंड हुई कि ठीक है, 7-8 महीने से हम एक मेन अर्निंग पर्सन बेड पे है, तो इनकम भी स्टॉप हो चुकी है। तो जो भी एक आप कह सकते हैं सेविंग्स है, उस पर सब कुछ चल रहा था। 9th मंथ 10th मंथ उन्हें पैरालाइज, ऑलमोस्ट वो हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। बहुत ही वर्ष जो सब कुछ मैं अपने घर में देख सकती थी वो मैं देख रही थी। जैसे ही 12-13 महीने क्रॉस हुए, अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं बचा पाए, उनका देहांत हो गया। जिस दिन मेरी फादर की डेथ हुई, ये मैं बात आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो एक लेसन मिला लाइफ में। जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई से लेके अगले 3 महीनों के अंदर मुझे लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया। कौन कब आपके साथ खड़ा होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, मनी क्या होती है, एक मेन पर्सन जिसने सब कुछ संभाल रखा है, जब वो नहीं होते पिक्चर में, तो आपकी जिंदगी कैसी होती है। इमोशनली वी वर डिवास्टेटेड, फाइनेंशियली वी वर एट अ जीरो, क्योंकि जो हमारे पास सेविंग था सब लग गया था, 1 साल तक जो बिजनेस था वो स्टैंड स्टिल पे था। उस समय पोजीशन ऐसी थी, मेरी उम्र 13 थी, मैं टीनेजर बन गई थी। हर चीज के अंदर बस अब एक ही चीज बची थी, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। कोई भी चीज हम करते थे उससे पहले 100 बार सोचा जाता था कि ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो लॉस हुआ उसको तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद लाइफ ने जिस तरीके से चेंजेस होने शुरू हुए, मैं उनको अडेप्ट ही नहीं कर पाई कुछ समय तक। तो स्कूल जाना, इधर उधर, ये सब चीजें मैंने अवॉइड करनी शुरू कर दी थी। कट स्टोरी शॉर्ट, यहाँ से एक पहला लेसन मैं आपको दे सकती हूँ। जब मैं 13 इयर्स की थी, मुझे ये लगा लाइफ हैज एंडेड, अब इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारी जो होप्स थी वो सेंटर पोल से थी। सब कुछ जो देखा था, सोचा था, समझा था, सिर्फ उनसे था। लाइफ में जब भी कभी एक ऐसा मोमेंट आए जो मैंने समझा, एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल ने समझा, जब भी कभी आपको लगे कि यार इससे बुरा मेरे जीवन में क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा सिचुएशन आया हो सकता है भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में जब भी आपको लगे डेड एंड है, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू 2 चांसेस। पहला कि आप घुटने टेक दो, आप गिव अप कर दो, आप छोड़ दो,
आप भूल जाओ कि रोज आप अपनी फैमिली को एक होप देते थे कि हाँ यार मैं तेरे सपने पूरे करूंगा। आप भूल जाओ कि आपने अपने हस्बैंड को क्या कहा था, वाइफ को क्या कहा था, बच्चों को क्या कहा था। जो भी कमिटमेंट्स किए थे आप भूल जाओ एंड नॉर्मल जिंदगी को जीना शुरू कर दो। ऑप्शन ए, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ऑप्शन बी, उठिए, रोइए, अपने आंसुओं को खुद पोंछिए, अपनी कहानी को लिखिए, उस मंच तक पहुंचिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। लाइफ हमेशा दो चांसेस देगी, दो ऑप्शंस देगी। मैंने सेकंड को चूज किया, फाइट किया और अपने लाइफ में ये सोचा कि मैं अपने जीवन को यहाँ से वापस स्टार्ट करूंगी, रीबिल्ड करूंगी, बाउंस बैक करूंगी। एंड शायद इसीलिए आज मैं यूथ आइकॉन बनी और लोग टिकट खरीद के मेरी कहानी को सुनने आते हैं। लाइफ हमेशा आपको दो चॉइसेस देगी। सो वहां से एक मेरी जर्नी, आप कह सकते हैं मेरा जैसे तैसे स्कूल हुआ। मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी स्कूलिंग कराई, मेरी यूनिफॉर्म खरीदी, मेरे ट्यूशंस का फीस दिया, मुझे जैसे तैसे 12th करवाई। एंड जैसी मेरी 12th कंप्लीट हुई, एक चीज तो मुझे क्लियर हो चुकी थी, लाइफ में बहुत बड़ा करना है। कहते हैं ना, या तो एडवर्सिटी जब आती है आपको बिल्कुल या तो खत्म कर देगी या आपका एक रीबर्थ हो जाएगा। तो मैं शुक्र गुजार हूँ शायद मेरे स्टार्स, मेरे यूनिवर्स, भगवान में मैं बहुत मानती हूँ। वेरी वेरी स्पिरिचुअल। मैंने सेकंड का ही हमेशा चुनाव किया और वहां से मैंने एक संकल्प लिया, आप कह सकते हैं कि मैं 18 की होंगी, ड्राइविंग सीखूंगी, ये सब करूंगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी और मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करूंगी। जो उन्होंने लाइफ में खोया मैं वो रिप्लेस तो नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जो बची हुई लाइफ है उसमें बेस्ट से बेस्ट मैं उनको लाके देना चाहती हूँ। जिस भी चीज पे वो हाथ रखें उस चीज को खरीदने की औकात ये लड़की जरूर बनाएगी। एंड वहां से मैंने अपने लाइफ को, आप कह सकते हैं, एक मिशन लिया, एक विजन लिया दैट आई विल बिल्ड माय फ्यूचर नाउ। एंड सेकंड टेक अवे जो मैं आपको दूंगी वो दूंगी, अनुराधा मैम भी इसको बहुत वाउच करती हैं हमेशा, कि कहते हैं ना, व्हेन मैन प्रपोजेस गॉड हैज टू डिस्पोज इट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं इतनी पागल हो गई थी जब मैं 17 से 18 की अपने उस पीरियड में थी कि मुझे लाइफ में ना कुछ करना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए। बहुत कुछ मैंने ट्राई किया होगा उस एक साल के अंदर, छोटी मोटी बहुत जॉब्स करी। इवन एक अवार्ड फंक्शन के अंदर मैं इतनी डेस्परेट थी कि मुझे पैसे कमाने, इंडिपेंडेंट होना है, घर से कुछ नहीं लेना है, बोझ नहीं बनना है। ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती। मुझे याद है एक अवार्ड हो रहा था किसी होटल में, वहां पर ट्रॉफी स्टेज पे लाने का जो वर्क होता है एक इवेंट स्टाफर का, वो किया मैंने 500 रुपए दिन के लिए। मतलब जो कुछ भी मुझे समझ आता था मैं वो काम करती थी। कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं वो लड़की बनूंगी जिसको स्टेज पे ट्रॉफी मिलेगी। तो ये सब देखा, लाइफ को अंडरस्टैंड किया कि नथिंग इज इजी। एंड बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं 18 साल की थी जब मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आ गई। आई वॉज ओनली 18। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ तो होना था, कुछ तो बड़ा करने के लिए मैं बनी थी। मैं एक जॉब का इंटरव्यू देने जाने वाली थी, एक कॉल सेंटर में मैंने अप्लाई किया था, कुछ ट्यूशंस के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसी बीच मेरी एक स्कूल फ्रेंड का मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ पार्ट टाइम कर रही हूँ एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड हम मिल सकते हैं। और कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, मैंने कहा मैं आ जाती हूँ आपके पास, आप मेरे पास मत आइए क्योंकि मुझे तो कुछ करना है। अब हम कहते हैं ना कि यार लोग नहीं मिलते जो कुछ करना चाहते हैं। आज भी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि मैम जिससे भी बात करो बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आपका जो सैंपल साइज है ना कंक्लूजन निकालने का, ये बहुत छोटा है। आप 4 लोगों से बात करते हो, आपको 4 नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, आपको लगता है पूरी दुनिया ही ऐसी है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन ही ऐसी है। ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज लॉ ऑफ एवरेज। आप 10 लोगों से बात करेंगे, आपको मिलेंगे ऐसे 4 लोग जो डेस्परेट हैं कुछ करने के लिए, जो आपके इनविटेशन देने के बाद बोलेंगे लेट्स कैच अप, मिलते हैं। बट दिक्कत क्या है, हम उन 10 तक कभी पहुंचते ही नहीं है। तो मेरी अपलाइन की एक चीज बहुत अच्छी थी, उसने इनवाइट किया और मैंने कहा मैं आ जाती हूँ आपके पास। उसने कहा रुक मैं ही आती हूँ, और वो मेरे घर के पास रहती थी। वो मेरे घर आ गई, उसने मुझे घर पे प्लान दिखाया। सो बहुत फॉर्चुनेट थी कि डायरेक्ट सेलिंग मिली, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि वेस्टीज से मेरी शुरुआत नहीं हो पाई। वेस्टीज कंपनी का प्लान मुझे नहीं मिला, मुझे किसी डिफरेंट कंपनी का प्लान मिल गया।
और वो एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास, अब तो हंसी आती है बोलते हुए, बट तब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। एज इतनी छोटी, जस्ट कॉलेज शुरू हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर, कोई नॉलेज नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई कोच नहीं, कुछ पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड वो एक ऐसी कंपनी थी जिसमें प्रोडक्ट ही नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई हेड ऑफिस नहीं था, एंड पता ही नहीं था मुझे कि ऑफिस की कितनी वैल्यू होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी वैल्यू होती है, पता ही नहीं था कि इतना रिवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन प्लान की क्या वैल्यू होती है, पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग की क्या वैल्यू होती है। सच में कुछ पता ही नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। पता होता तो शायद डिसीजन उस हिसाब से लेते, लेकिन कई बार जब पहला फैसला जब लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमोशंस में ले लेते हैं। तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, ऑफिसेज ही नहीं थे, तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं कैफे कॉफी डे में जाके प्लान दिखाती थी, मैकडोनल्ड्स में जाके प्लान दिखाती थी। इवन मेरे घर के पास एक पार्क था। अब क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी जिसके पास कोई इनकम नहीं थी, तो कहीं पर भी बैठने के लिए पैसे लगते हैं, तो मैं सोचती थी कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर फ्री में मैं किसी को प्लान दिखा सकती हूँ। वो होता था एक पार्क, कोई भी कम्युनिटी पार्क, किसी भी कॉलोनी का पार्क। तो मेरे घर के पास एक पार्क था, उसी पार्क में एक चबूतरा था। उस चबूतरे में छोटी छोटी दो बैठने की जगह थी, एंड वहीं बैठकर मैं कोशिश करती थी कि मैं लोगों को प्लान दिखाऊं। अब मुझे सब याद आ रहा है जब मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं उस चबूतरे में बैठती थी, रोज सुबह जाना, शाम तक वहीं बैठना, पार्कों में जा जाके लोगों को प्लान दिखाना। बहुत ऑड लग रहा है सुनने में, बट ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि किसी ने मुझे राइट वे दिखाया ही नहीं कभी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कभी। तो मुझे लगा जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मेहनत बहुत की, बहुत प्लान दिखाए, इतने प्लान दिखाए कि मेरी डायरी भर जाती थी, लेकिन मैं थकती नहीं थी। मुझे रात को, मुझे याद है, जब मैं सोती थी तो मैं बड़बड़ाती थी, और मेरे मन में सच में प्लान चल रहा होता था। इतना ज्यादा मैं लोगों को एसटीपी करती थी, शोधा प्लान करती थी। तो कहते हैं ना कि जब एक पर्सन जिसकी एज कम है और वो फीमेल हो, जब वो पार्क में आपको रोज रोज नए लड़कियों से, लड़कों से मिलते हुए लोग देखेंगे, तो जो समाज है, सोसाइटी है, वो बहुत बातें करता है, राइट? बहुत सारी लेडीज मुझे सुन रही होंगी। एज अ फीमेल इस बिजनेस को करने का एक डिफरेंट चैलेंज है एज कम्पेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट, जिसको मैं आज एड्रेस करूंगी, और जिसके बारे में बहुत लोग बात भी नहीं करते। एंड वो ऑब्वियसली अब वो गैप इतना कम हो चुका है, ऐसा कुछ रहा भी नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, राइट? सो क्योंकि मैं एक मैं ऐसी डॉटर थी जिसके फादर नहीं थे, एंड अक्सर ऐसा होता है कि जिस डॉटर के फादर चले जाते हैं, जिस वाइफ के हस्बैंड चले जाते हैं, हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है कि वो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। तो जब मैं इस तरीके से प्लान दिखाती थी, बहुत लोगों ने मेरे घर तक कुछ बातें पहुंचाई कि वर्मा जी की लड़की तो हाथ से निकल गई है, पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है, रोज नए नए लोगों से मिलती है, कुछ कुछ उनको पागल बनाती है, ऐसे बताती है, वैसे बताती है, और ये लड़की तो हाथ से। ऐसी कुछ बातें जो शायद अभी मैं अवॉइड करूंगी बोलना, बट कुछ ऐसी भी बातें जिनको सुन के मुझे रोना आ जाता था। मुझे याद है एक दिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। हो सकता है आप इससे कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पाए, कोई ना कोई इंसिडेंट, चैलेंज आपकी लाइफ में आया हो जहां आपको इंसल्टेड फील हुआ हो। मैं एक दिन कॉलेज जा रही थी, मैं दिल्ली रहती हूँ, तो दिल्ली से मेरा जो कॉलेज था वो रोहिणी था, मतलब 45 मिनट्स का, 1 आवर का डिस्टेंस मान लीजिए। और एक दिन मुझे कॉलेज के बीच में फोन आ गया कि घर आ जाओ। तो जैसे ही फोन आया घर आ जाओ, तो मैं थोड़ी डर गई। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे से बात की गई कि तुम कुछ बिजनेस करती हो। मैंने कहा मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा जो भी ये बिजनेस कर रही हो, हाथ जोड़ के मुझे कहा गया, हमें नहीं करवाना, हमें अमीर नहीं बनना, चुपचाप घर बैठ जाओ। तुम 2-4 पैसे जो लाओगी वो पैसे हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, पहला कॉलेज जाओ, कॉलेज नहीं जाना और ये बिजनेस करना है तो कॉलेज से नाम कटवा देंगे, घर बैठ जाओ। अभी तो मैं आपको बहुत हंस के बता रही हूँ, बट जब ये सिचुएशन मेरे साथ अराइज हुई, मुझे सच में लगा कि मुझे इस बिजनेस को छोड़ना पड़ जाएगा।
जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बुक्स पढ़ चुकी थी इस बिजनेस पे, मुझे 1 साल ऑलमोस्ट का समय बीत चुका था। मुझे इसकी पोटेंशियल समझ आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पोटेंशियल है और जिस तरीके की जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिल सकती है। मैं पैसिव इनकम बनाना चाहती हूँ, नेटवर्क बनाना चाहती हूँ। अब ये बातें आप कैसे समझाओगे, राइट? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जिस इंसान के लिए आप ये बिजनेस कर रहे हो और वो ही आपके सामने आके खड़ा हो जाए और बोले कि हमें ये बिजनेस नहीं करवाना। हो सकता है कुछ आज ऐसा सिमिलर आपके साथ हो रहा हो या पास्ट में हो रहा हो सकता है आपके हस्बैंड इस बिजनेस के सपोर्ट में ना हो सकता है आपकी वाइफ इस बिजनेस के सपोर्ट में ना हो सकता है आपके बच्चे इस बिजनेस को समझ ना पा रहे हैं और वो कह रहे हो मम्मा क्या करते रहते हो, राइट? हो सकता है आपके इन लॉज को ये बिजनेस पसंद ना आ रहा हो। एंड सबसे पहले जो विरोध होता है वो उन्हीं लोगों के थ्रू होता है जिनके लिए आपने ड्रीम लिस्ट बनाई होती है। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि कई बार हम अकेले बैठते हैं तो मायूस हो जाते हैं कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं इन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। मेरी 5 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था, 6 o'clock मेरी डेडलाइन थी। उम्र मेरी 19-20 साल, लड़की, यंग गर्ल, कॉलेज जाती है, घंटा दूर, बहुत सारे, एक आप कह सकते हो एक फियर आता है एक मदर के माइंड में कि 5 बजे कॉलेज खत्म होता है, 6 बजे घर आ जा, 6 o'clock के बाद अगर तू आई तो हम कॉलेज छुड़वा देंगे। अब आप सोचिए धर्म संकट, 5 बजे कॉलेज छूटता है, 6 बजे घर आना है, मैं बिजनेस कैसे बताऊंगी लोगों को? बट कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर कोई चीज आपने करनी है ना और आपका सच में अगर एक इंटेंशन क्लियर है और आप सच में आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, खुद साक्षात भगवान आके आपका रास्ता बनाते हैं। ये बातें कुछ लोगों को फनी लगती होंगी लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। खुद भगवान जी ने मेरा रास्ता बनाया क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत प्योर था, मेरी नीयत बहुत साफ थी एंड मैं हार्ड वर्कर थी। मैं भी बहुत जिद्दी थी। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, ऑलवेज रिमेंबर, अगेन मैं कहूंगी, 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप गिव अप कर दीजिए और उन्हें जिता दीजिए। दूसरा, आप भी डटे रहिए, आप भी लगे रहिए और एक दिन वो घुटने टेकेंगे और एक तरीके से वो हारेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जीत में ही उन्हीं की जीत होगी, राइट? सो हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ कि जो अकेले चलने का दम रखते हैं एक दिन काफिले भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। अकेला तो चलना पड़ेगा। 3 साल बहुत स्ट्रगल किया, रोज कॉलेज अप डाउन, डीटीसी बसेस के धक्के, जहां तक भी मैं जा सकती थी बस में मैं जाती थी, मैं मेट्रो में नहीं जाती थी, मेरे पैसे नहीं होते थे मेट्रो में जाने के। ऑटो तो दूर की बात है, तो बहुत ही बड़ी लग्जरी हो गई। बसेस में धक्के खाना, रोज प्लान दिखाना, 9 बज जाते थे घर आते आते। अब जब 9 बज के घर आती थी तो मुझे खाना नहीं मिलता था, गालियां मिलती थी। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो गाली तो कॉमन है हमारे घर में। सो बुरा लगता था। अभी तो चीजें बहुत अभी तो हंस रही हूँ, लेकिन जब मैं रात को सोती थी तो बहुत कुछ बोला जाता था, करैया वारागर्दी, बहुत हर्ट होता था और रोना आता था, बट मैं चुप रही। एक टेक अवे मैं आपको दूंगी अगेन, कि जब भी आपके जो भी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सपोर्टर्स एक तरीके से जब आपके सामने आ जाए, कुछ ऐसी कड़वे शब्द बोले, डोंट रिएक्ट मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। पवन सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अपना झंडा हमेशा नीचे रखो। सही समय आएगा, सही समय आएगा जिस दिन, मैंने आज भी एक कहीं पे स्पीच दी तो एक ही चीज बोली कि सचिन बोलता कम था, बोलता बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसका बल्ला बोलता था। जिस दिन आपका काम बोलेगा वो सब आपके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि इन अ वे वो सब आपकी सक्सेस ही चाहते हैं। और शुरुआत से लोग ताली बजाएं, ऐसा चमत्कार जीवन में किसी का नहीं हो सकता, राइट? सो बस मैं लगी रही और सौरभ अगर आप पीपीटी शेयर कर सकते हो, 3-4 साल मेहनत की और अपनी पहली कार लेकर आई। मैं बसेस में बहुत धक्के खा चुकी थी और मेरा बहुत एक ड्रीम था कि मेरी खुद की कार हो। सो मेरी लगभग 22 साल मेरी एज थी जब मैं अपनी फर्स्ट कार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लेके आई, छोटी सी कार लेकर आई। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लेके जाएंगे तो आप दिखा पाएंगे, उस कार की फोटो है 3rd स्लाइड पे, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड करिए, आगे जाइए। या सो ये मेरी मम्मा है, ये मेरे ब्रदर हैं
और ऑडिटोरियम में मैंने इवेंट किया, 800 लोग ऑडिटोरियम में आए और गाड़ी की चाबी मैंने अपने पेरेंट्स को दी। मेरी उम्र 22 साल। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिस दिन ये गाड़ी में लेके आई उस दिन मेरी मम्मा की आंखों में आंसू थे। वो स्टेज पे थे, अभी भी अगर फोटो को आप जूम कर पाए, माय मदर वाज इमोशनल। ये फोटो मेरे लिए $1 मिलियन बिक है। गाड़ी ने ली थी छोटी सी 6.5 लाख की, जो कि कोई लग्जरी कार नहीं है, आई नो, लेकिन 6.5 लाख की गाड़ी ने मेरे घर पे 6 करोड़ का कॉन्फिडेंस दिया था। मामा को माइक दिया गया और कि कुछ शब्द आप कहिए अपनी डॉटर के लिए, कैसा फील कर रही हैं। मेरी माँ ने रोते रोते एक ही चीज बोली, एक होम मेकर जिसने कभी 8 लोग 10 लोग भी कोई स्टेज पे ऐसे नहीं देखे, 800 लोग के साथ खड़ी थी, शी वाज शिवरिंग, और उन्होंने बोला आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर। वो गोल्डन वर्ड्स थे मेरे लिए। एंड कहते हैं ना, एक किक मिल जाना, एक किक मिली, और अग्रेसिव काम किया। 3 4 5 साल इसी तरीके से बीते, कॉलेज खत्म हुआ, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने तो गाड़ी ले ली, रो धो के, गिरते पड़ते इतने साल लग गए, गाड़ी खरीदी, लेकिन मैं टीम में किसी के काम नहीं आई। मेरे टीम में उतनी ग्रोथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, ना कोई फॉरेन ट्रिप्स में मेरी टीम जा पाती, ना मैं जा पाती। और कहीं ना कहीं मुझे लूप होल्स समझ आने शुरू हुए, एज भी थोड़ी इंक्रीज हुई, तो लगा कि अगर करनी ही है नेटवर्क मार्केटिंग तो एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को एसोसिएट क्यों ना किया जाए। एंड वहां से मेरी सर्च शुरू हुई एक राइट ऑर्गेनाइजेशन की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वेस्टीज मेरी जिंदगी में आई। आप बहुत लकी हैं अगर वेस्टीज आपको बहुत जल्दी मिल गई है तो। आप बहुत लकी हैं अगर वेस्टीज आपकी पहली कंपनी है तो। आपको पता नहीं है वेस्टीज क्या है, मुझे पता है वेस्टीज क्या है, क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आई जहाँ पे ऑफिस भी नहीं था, जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं था। सो आई नो, जब मुझे वेस्टीज मिली तो मुझे समझ आया कि ये तो जन्नत है। अगर मुझे फर्स्ट डे मिल गई होती तो शायद जो मेरे ग्रोथ का चार्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होता। मैं 2020 में वेस्टीज के अंदर आई, एंड जैसे ही 2020, मुझे याद है जब हमारा ये ट्रांजिशन हुआ था वेस्टीज में आने का, करीबन 1 महीना मैं घर नहीं गई थी। पूरी रात पूरा दिन हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया हुआ था, वहीं पे मेरी कोर में जो भी मेन लीडर्स आज मेरी स्ट्रेंथ हैं, हम सब वहां पे रातों रात बैठ के लोगों को समझाते रहे कि राइट ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम उनको लॉजिक्स दिए, वाई वेस्टीज, एंड समझाया वाई टीम चैंपियंस, ऑफर, स्ट्रैटेजीज, प्रमोशन, टीम सपोर्ट, सबका एक अमेलगम है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सिर्फ एक क्वालिटी प्रोडक्ट के दम पे आप कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ सकते। देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी। कुछ 6 7 फैक्टर्स हैं जो पवन सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, व्हाई एनी कंपनी इज द परफेक्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। ये सब लोगों को समझाया और 1 महीना लगातार समझाया, एंड उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं लगभग 400 450 लोगों के साथ मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। पहला ही चेक जो मेरा वेस्टीज में आया वो लगभग था 1,39,000, 1.5 लाख के आसपास का मेरा चेक आया। मुझे पता चला कार फंड भी होता है, कुछ ट्रैवल फंड भी होता है, और मैं हैरान रह गई। मुझे 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए न जाने कितने साल लग गए थे, और फर्स्ट मंथ का पे आउट मैंने 1,40,000 लिया। महीने का रैंक स्टार डायरेक्टर, 3rd मंथ तक अपना डायमंड क्लियर किया, एंड जैसे ही मेरा डायमंड हुआ कोविड हो गया। कोविड आया, और अभी इन 3 महीनों के अंदर आप ये कह सकते हैं, ना मुझे कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से अभी तक मैं एक्सप्लोर कर पाई थी, ना बिजनेस प्लान की बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, ना सारे प्रोडक्ट्स देख पाई थी, ये भी नहीं पता था कि जूम क्या होता है, और ना ही हम वेट मैनेजमेंट पे कोई काम करते थे, ना ही फूड सप्लीमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते थे। अभी तो बस मैं वेस्टीज में आई ही थी कि लॉकडाउन हो गया। ये मैं अपने आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने करियर में जो ग्राफ देखा वो कभी ऐसे नहीं देखा जैसे वेस्टीज का ग्राफ है। CAGR है हमारा, क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, हमेशा ऊपर गई। मेरा ग्राफ हमेशा ऐसा रहा, एंड ज्यादातर लोगों का ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहता है, ECG की तरह, राइट।
1.5 लाख का चेक, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में, रैंक हो गया स्टार डायरेक्टर। मुझे लगा यार 4 महीनों 5 महीनों में अगली यूथ आइकॉन तो मैं ही हूँ। और मैं बहुत हवा में रहती थी, और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी हमारे ग्रेट मेंटर पवन मलिक सर से, क्योंकि मैं सर की 13वीं डेप्थ से भी बाहर थी। मैं इतनी नीचे आती थी, 14वां पर्सन थी मैं सर के पूरे एलओएस में। सर के नीचे डेप्थ के अंदर मेरे एलओएस में 13 लोग आते थे। तो मुझे सर का ध्यान, वैसे तो हमारे सर इतने इतने ज्यादा जेन्युइन पर्सन है और इतने हम्बल है कि वो एक 8% से भी बात करते हैं, लेकिन कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई बिकॉज इतना समय ही नहीं था। और मैं हमेशा सोचती थी कि सर तक कैसे पहुंचूंगी, क्या होगा ऐसा, पता नहीं मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग थी। कोविड आया, एंड कोविड आने के बाद बहुत डाउनफॉल हो गया, बहुत डाउनफॉल देखा, क्योंकि कंपनी के प्लान को मैं ढंग से स्टडी नहीं कर पाई, और जूम के साथ कैसे काम करना है इसकी नॉलेज मुझे थी नहीं। तो धीरे धीरे जो 400 लोग मेरे साथ आए थे, उसमें से लगभग 40 रह गए थे जब लॉकडाउन खुला होगा। तो लॉकडाउन खुला, ऑलमोस्ट जीरो क्रैश, अपने आप को बिल्कुल मैं एक डाउनफॉल पे देख रही थी। ऑलमोस्ट टीम 90% मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लेके आई थी, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कोई भी पर्क या पैरामीटर्स थे ही नहीं जो मैंने बताए। तो मैं उनको बहुत बिलीफ देके लाई थी कि मैं आपको यूथ एम्पावरमेंट का सेमिनार दिखाऊंगी, कंपनी के ऑफिस दिखाऊंगी, कंपनी का हेड ऑफिस दिखाऊंगी, यहाँ बहुत ऑफर्स मिलते हैं। तो मेरी मेरी टीम 2 साल तक वो कुछ देख ही नहीं पाई ड्यू टू कोविड। तो लोगों का बिलीफ टूट गया, बिलीफ टूटा। एंड कहते हैं ना, जब टर्ब्यूलेंस आती है तो कुर्सी की पेटी बहुत लोग बांध ही नहीं पाते, वो उस टर्ब्यूलेंस को शायद उसमें वो अपने आप को कवर अप कर ही नहीं पाते हैं। एंड जैसे ही थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस आता है, जो कच्चे माइंडसेट के लोग होते हैं वो गिव अप कर देते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे अपने आसपास लोगों को अपने सपनों पर गिव अप करते हुए, क्योंकि वो हल्की सी 1-2 साल की टर्ब्यूलेंस को शायद नहीं सह पाए। तो मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऑलमोस्ट 13 लोग थे, और हर 3 महीने न्यूज आती थी कि अब आप 12वें पे आ गए हो, अब आप 11वें पे आ गए हो, अब आप 10वें पे आ गए हो। देखते 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 ऑलमोस्ट मेरी 12-13 प्लाइन ने छोड़ दिया। नीचे 90% कोई नहीं, ऊपर 90% कोई नहीं। अब मैं खुश हूं या रो मुझे नहीं पता। एंड 2022 जब लॉकडाउन खुला, अगेन मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि मैं इस इंडस्ट्री को अलविदा कहूं, बाय बाय कहूं, टाटा कहूं, बोरी बिस्तर बांधू और जाके कोई नौकरी कर लूं। ऑप्शन 2, अपने आप को एक चीज समझाऊं कि ये बेस्ट टाइम है अपनी स्टोरी बनाने का। एंड वाकई में वो बेस्ट टाइम था हीरो बनने का, अपनी जिंदगी की हीरोइन बनने का। 6 साल मुझे उस कंपनी में मेरा समय बर्बाद हुआ, 2 साल यहाँ कोविड हो गया, बहुत चीजें मेरे माइंड में चल रही थी यार। 7-8 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए, मैं घर पे क्या शक्ल दिखाऊंगी। बट एक होप थी, एक होप ये थी कि अगर मैंने इस बिजनेस में समय दिया है, और अगर अभी तक इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं टिकी हुई हूँ, तो मैं यहाँ कुछ तो करने के लिए बनी हूँ। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। और आज भी सर से जब मुलाकात हुई तो सर ने माइंडसेट पे बात की। कल सर की जो मीटिंग हुई, परसों डे बिफोर येस्टरडे जब ये सीरीज शुरू हुई, तो सर ने एक ही बात बोली कि माइंडसेट से ही आप चीजों को जीत सकते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो बस यही हुआ। 2022 मिड के आसपास मैंने सर का नंबर रिट्रीव किया, सर को कांटेक्ट किया, और सर को एक ही चीज बोली कि सर मेरे 13 लोग थे एलओएस के अंदर, उसमें से अब कोई भी नहीं है, बट मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं गिव अप नहीं करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। एंड लकीली 2-3 दिन के बाद सर की एक फ्लाइट थी, सर और मैम की। एंड आईजीआई हमारा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां पे मैम और सर से मेरी मुलाकात हुई। 15 मिनट मैम मिले, सर मिले। मैंने अपनी पूरी जीनियोलॉजी दिखाई जो मेरे पास बची हुई थी, जो लोग बचे हुए थे। मैंने कहा कि सर मैं सरेंडर कर दूंगी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप मुझे गाइडेंस दीजिए, और मैं यहाँ से अपने बिजनेस को मैं बाउंस बैक करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने करियर की तीसरी बार शुरुआत की 2022 मिड में, और मैंने ये अपने आप को कमिटमेंट किया कि अब मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगी कि मैं सीधा यूथ आइकन बनूंगी, मैं यूसीडी करूंगी, मैं अब देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर मी।
एंड बस सेकंड चॉइस अगेन ऑप्शन नंबर 2 को पिक किया, एंड वहां से मेरी एक लाइफ ने बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न लिया। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज नो लुकिंग बैक इवन अहेड, कभी भी अब लाइफ में कभी पीछे मुड़ना ही नहीं है। बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा होना शुरू हुआ क्योंकि मैंने एक चीज करी, जीरोलाइज होके काम किया। बहुत बार हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब आते हैं, आई नो मुझे 500 लोग अगर सुन रहे हैं, 491 लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे बीच ऐसे हैं जो शायद एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ऐसे भी लोग मुझे सुन रहे होंगे। या बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद एक कमबैक किया होगा सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत बार हम शुरुआत तो नहीं कर लेते हैं लेकिन अपने आप को जीरोलाइज नहीं कर पाते। हम उसी एटीट्यूड में, उसी ईगो में, उन्हीं पुरानी नॉलेज के साथ नए दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं। ओल्ड वेज विल नॉट ओपन न्यू डोर्स। बस एक अच्छी चीज मुझे सर ने वहां पर ये कही कि जीरो होकर काम करो। जैसे आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, पुराना कैसे किया था सब वाइप करना पड़ेगा। पुराना भी जोड़ोगे, नया भी जोड़ोगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो बस एक 8%er मैंने अपना क्राउन का मेरा बैच था वो उतार के रख दिया घर में। मैंने कहा ये मेरा मेरे लिए नहीं है, मैं एक 8%er हूँ। और वहां से मैंने 1%, 2%, 3% गाड़ी घर में रख दी, वापस से फील्ड वर्क मेट्रो से जाना स्टार्ट किया, बिल्ड किया बिल्ड किया बिल्ड किया बिल्ड किया बिल्ड किया, वापस से एक 6 डिजिट फिगर इनकम पर आई, यूसीडी किया, हाईएस्ट टाइटल लिया अपना अभी तक का, 1,82,000 का हाईएस्ट चेक लिया। एंड वहां से मुझे समझ आना शुरू हुआ कि वेस्टीज के प्लान की क्या ताकत है, रिपर्चेजेबल प्रोडक्ट की क्या ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, क्योंकि 2 साल तो कोविड ही हो गया था, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज ही नहीं कर पाई थी। एंड इस 1 साल के अंदर मैंने वो ग्रोथ देखी जो शायद मैं पिछले 8 साल में नहीं कर पाई थी। ये ताकत है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की जिसमें साथ के साथ पैरामीटर हैं जो आज हमारी एसओएस में भी लिखे हुए हैं। मेरी मम्मा का एक ड्रीम ये रहा कि एक ऐसी गाड़ी लेके आ जिसकी खुली छत हो, जिसको सनरूफ कहते हैं। तो मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके आऊंगी, इससे महंगी मैं नहीं ले सकती। मुझे पता था वेस्टीज का कार फंड है, स्टार तो मैं फर्स्ट मंथ में बन गई थी, तो काफी कार फंड मैंने जोड़ लिया था फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर। ये ताकत है कार फंड की जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 15 लाख की गाड़ी का बजट, गाड़ी बुक करी ग्रैंड विटारा, 16-17 लाख में उसका बेस मॉडल शायद कुछ इसके नहीं, मैंने बुक करी सबसे पहले क्रेटा, फिर ग्रैंड विटारा, बहुत सारी बुक करी एक एक करके। बट अच्छी बात है शायद वो मेरे घर आनी नहीं थी। एंड एक दिन हमारे जनकपुरी, हमारा बहुत बड़ा ब्रांच ऑफिस है वेस्टीज का, मेन ब्रांच है, कंपनी ओन्ड ऑफिस है, 52 ऑफिस में से एक जनकपुरी दिल्ली के अंदर है। तो नीचे नया नया एक शोरूम खुला महिंद्रा का। मेरी किसी डाउनलाइन ने बोला कि मैम आप ना एक बार ये गाड़ी देख के आओ, और मैं इतनी ज्यादा कट्टर थी कि मैंने कहा मेरा बजट ही 15 लाख का है तो मैं 30 लाख की गाड़ी क्यों देखने जाऊं, मैं जाऊंगी नहीं। तो उसने एक बात बोल दी बस कि मैम देखने में क्या जा रहा है, वो कौन सा आपसे पैसे ले लेंगे, कोई टैक्स थोड़ी है, आप देखाओ बस। बस कहते हैं ना, व्हेन मैन प्रपोजेस गॉड हैज टू डिस्पोज इट। यूनिवर्स ने कुछ करना था। मैं उस शोरूम में गई, मैंने XUV 700 का दरवाजा खोला और मैं तो पागल हो गई उस गाड़ी को देख के, उसकी रोड प्रेजेंस को देख के, उसकी स्क्रीन को देख के, जो उसमें मर्सिडीज के फंक्शंस दे रखे हैं कुछ कुछ। एंड अगले ही दिन मैं अपनी मम्मा को एक टेस्ट ड्राइव पे वहां पर लेके गई, और मेरी माँ ने बोला तू गाड़ी 1 साल बाद ले लियो लेकिन लानी तो तुझे यही है। तो कहते हैं गोल मिल गया। माई मॉम इज अ वेरी बिग ड्रीमर, वो बहुत ही अच्छी ड्रीमर है, और वही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरा। मैंने 8 महीने अपनी गाड़ी को डिले किया, 70% डाउन पेमेंट करके मैंने 28 लाख रुपए की गाड़ी आज से ठीक 2 साल पहले वेस्टीज कार फंड से ली। ये हमारे कंपनी के MD हैं, रिस्पेक्टेड गौतम बाली सर। गौतम सर के थ्रू वो चाबी मुझे मिली। पवन मलिक सर उस सेलिब्रेशन में वहां मौजूद थे। इसकी एक रील थी, जो रील मैं हमेशा से मैनिफेस्ट करती थी कि जब मैं गाड़ी को रिसीव करूंगी इस तरीके से एक रील शॉट करूंगी। अभी तो शायद हमारे पास, क्या वो रील अवेलेबल है? ओके, शायद प्ले हो पाए। अभी रील नहीं है मैम। ओके,
फोटो से पहले प्रीवियस स्लाइड चला, ये मेरी मदर हैं येलो सूट में, जिन्होंने गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई है जो बिग कार की दी जाती है। आप जूम कर पाएंगे तो आप मेरी माँ की खुशी देखना, और चाबी उन्होंने ऐसे पकड़ी हुई है जैसे एक बच्चा खिलौने को पकड़ता है, और वो उसका एक ऐसा मन पसंद शायद एक टॉय जब उसको मिलता है। मैंने ये बिजनेस इस हैप्पीनेस के लिए किया हमेशा। बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत लोग आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, बार बार मन करेगा छोड़ दूं, बार बार लगेगा कैसे होगा, होगा, सब होगा, दिस इज नॉर्मल। नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, कस्टमर टूटेंगे, कोई ले जाएगा कस्टमर, सब होगा। क्योंकि इतना आसान होता तो सभी ना ले लेते डब्ल्यू, सभी ना ले लेते गाड़ी, सभी ना बना लेते, और अगर सब बना लेते तो हम तो उसमें यूनिकनेस क्या रह जाती, स्पेशल फीलिंग तो तभी है ना जब कुछ लोगों के पास है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब आप अपना कोई सपना पूरा करोगे ना, एक ऐसे इंसान की खुशी से आपको जीने का एक नया मकसद मिल जाएगा। जब मैं गाड़ी घर ला रही थी, 10:30 बज चुके थे, सुबह 10 बजे से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। ये रील मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप जाके देख सकते हैं। मेरी 100 लोग आए होंगे हम मेरी गाड़ी की सेलिब्रेशन में। मेरी मम्मा रात के 10:30 तक भी, जब तक शोरूम क्लोजिंग हो रही थी, मेरे साथ बैठी रही। हमें गाड़ी मिल नहीं रही थी क्योंकि गाड़ी की आरसी आ रही थी कहीं से, तो उन्होंने कहा कि आरसी देंगे तो गाड़ी गेट पास आपको मिलेगा। मैंने कहा मम्मा घर जाओ। उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक गाड़ी नहीं तेरे साथ ही बैठ के जाऊंगी। वो एक एक्साइटमेंट। रात के 11 बजे पंडित को फोन किया। मैंने कहा इतनी लेट क्यों फोन कर रहे हो? कह रहे तू चुप कर, हम नारियल फुड़वाएंगे, पंडित से मेरी सेटिंग है, उनको बुलाएंगे, पूजा करके घर जाएंगे। एक बच्चा बन गए। एंड जब आपके पेरेंट्स बच्चे बन जाते हैं ना, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं होती, राइट? सो एक बहुत ही, मैं कहूंगी ये 28 लाख रुपए की जो मैंने कार ली, दिस इज नॉट 28 लाख रुपीज कार फॉर मी। ये एक ऐसा मेरे लिए मोमेंट बना जहां पे मेरे फैमिली के अंदर मुझे लेके बहुत ही नेक्स्ट लेवल रेप्यूटेशन, जिसके लिए मैं हमेशा क्रेव करती थी कि रिस्पेक्ट पानी है अपने पूरे फैमिली सर्कल में, एक रेप्यूटेशन मुझे पानी है कि मैंने जो स्ट्रगल किया कुछ ना कुछ तो मैंने लाइफ में दिखाया। एंड हाँ, शायद एक कार लेना उसका एक पैरामीटर था जिसपे मैंने टिक किया। एंड यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ मेरी फॉरेन ट्रिप्स का। मेरा सेकंड हमेशा से रहा कि मुझे फॉरेन घूमना है, इंटरनेशनल घूमना है। आज 9 कंट्रीज नेट मार्केटिंग घुमा रही है। मेरी मैनेजमेंट का रिजल्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं 82 किलो की थी, 82 kg मेरा वेट था, एंड वेस्लिम रेंज से लगभग 24 से 25 किलो 7 मंथ्स के अंदर मैंने घटाया। और आज मैंने हमारा हो रहा था, मैंने वहां भी कहा कि सबसे पहले मैंने रिजल्ट का पे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज सर को, अगर सर मुझे सुन पा रहे हैं तो, कि सर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको मैं वो करके दूंगी जो आप शायद मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं भी आपसे उम्मीद रखती हूँ। का कॉल है, और इस सेगमेंट में किस तरीके से काम करना है इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे मिल चुकी है, उसके रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। सो सर के साथ टिप्स हुए, मैम के साथ टिप्स हुए, थाईलैंड गई, मैनेजमेंट से मिली। मैं याद कर रही थी अभी कुछ पिक्चर, मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, स्विट्जरलैंड की पिक्चर है कि वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज में से आता है, और लगभग 110 फ्रैंक है, 100 रुपए से 105 के बीच होगा, यानी कि हमारा 100 रुपए उनका 1 रुपए है, ये हमारे वहां की करेंसी है। एंड यहाँ पर मैं उड़ा रही थी फ्रैंक्स, और पवन सर और मैम मुझे बार बार बोल रहे थे कि भाई इतना स्पेंड मत करो, ऐसे मत करो। और मैं सर को कह रही थी कि सर ये मेरा ना अब मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो मैं निकालना चाहती हूँ, कि मैं आई हूँ यहाँ तक, क्या क्या करके आई हूँ, किस किस ने क्या बोला, बट मैंने गिव अप नहीं किया। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि मैं शायद अगर 2022 में जब 23 शुरू होने वाला था, अगर मैं छोड़ देती तो क्या मैं स्विट्जरलैंड जाती?
मुझे नहीं लगता। क्या मैं लंदन जाती, क्या मैं सिंगापुर जाती, क्या मैं दोहा जाती, क्या मैं कतर जाती, क्या मैं ये 9 देशों को घूम पाती अपनी इनकम से? मुझे नहीं लगता। क्या मैं 28 साल की उम्र में 28 लाख की गाड़ी ला पाती? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 20s में ये ग्लोरियस सेलिब्रेटेड जिंदगी को जी पाती अगर मैंने हर बार हर कठिनाई पे गिव अप कर दिया होता। तो मैं आपको बस यही टेक अवे दे रही हूँ बार बार, अ मैन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, चाहे मैन हो वुमन हो। यू आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आपके साथ कुछ हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, भूल जाओ उसे। यू आर ओनली द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। आप जो डिसीजन लेंगे, आप उस सर्कमस्टांस को होने के बाद जो डिसीजन लेंगे, जो रिएक्शन देंगे, सिर्फ वो आपका फ्यूचर बनाता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, शायद उसकी वजह से आज मैं जहां भी हूं उसने इम्पैक्ट ही नहीं किया, लेकिन वो होने के बाद जो मेरे डिसीजन लिया, जो रिएक्शन दिया, उसने मेरा फ्यूचर बनाया। एंड मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि चल तूने नेटवर्क मार्केटिंग की, पहले वो ऑब्वियसली सपोर्ट में नहीं थी, तो वो मुझे कहती थी कि क्या तुम्हें कभी बड़े मंच पे अवार्ड मिलेगा जैसे अफसरों को मिलता है? तो हमेशा से वो एक आईएएस ऑफिसर वाला कीड़ा उनको रहता था कि क्या वैसी वाली रेपुटेशन कभी मिलेगी। एंड इस इंडस्ट्री ने वो भी दिखाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, इंटरनेशनल विमेंस डे हुआ, 2024 की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा। 50,000 फीमेल्स, एक फोटो भी होगी सौरभ, अगर आप उसको आगे करेंगे तो वो मिलेगी आपको। आगे करेंगे या 50,000 25,000 I'm sorry 25,000 फीमेल्स वहां इकट्ठी हुई। इंटरनेशनल विमेंस डे जो मार्च 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में पहली बार ऐसा इवेंट हुआ जहाँ पे स्मृति ईरानी की फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी हैं चाइल्ड केयर एंड विमेन डेवलपमेंट की, पीयूष गोयल जो कॉमर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए थे फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी से, टॉप मिनिस्ट्रीज। मोदी जी को इनविटेशन गया हुआ था, बट उन्होंने अपने कैबिनेट से बहुत लोगों को वहां भेजा। एंड वहां टॉप 40 फीमेल्स को रिकॉग्नाइज किया गया जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कंट्रीब्यूशन दिया। एंड मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ बिकॉज वहां मेरी मम्मा भी मौजूद थी एंड मुझे स्टेज पे उन्होंने सम्मान दिया। एंड इसकी भी रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। तो मेरी मम्मा के लिए शायद मैंने कार्ड ली, ये सब किया, ये एक अलग एक्साइटमेंट है डेफिनेटली, लेकिन जो ये मान सम्मान मुझे एक गवर्नमेंट बॉडी से मिला जहां पे शायद पूरी इंडिया में 40 फीमेल्स को मिला, ये क्यों बता रही हूँ? सबकी भरपाई होगी। जो जो आज आप फेस कर रहे हो ना, जो जो आज आप जिस सिचुएशन से जूझ रहे हो, जो जो पेन आप ले रहे हो, हर चीज की सुनवाई हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ नो एफर्ट गोज वेस्टेड। शायद आपकी वेस्टीज दूसरी कंपनी है, आपको लग रहा है यार अब मैं जीरो से शुरू करूंगी, ये जीरो नहीं है। आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस से शुरू कर रहे हैं। एंड जो भी आपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम किया, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सब कहते हैं ना, एक सेविंग्स अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। विद इंटरेस्ट आएगा आपके साथ, आएगा, सब्र रखना है, राइट टाइम पे आएगा। अब आप सोचिए, अगर मैं पहले 6 महीने में यूथ आइकन बन जाती वेस्टीज में आने के बाद, अगर पहले 1 साल में ही शायद मैं वीएमसीएम का आधा सफर तय कर लेती, तो क्या आज मेरी कहानी आप 1 घंटा सुनते? क्या आज यूथ आइकॉन बन के लोग 275 की टिकट खरीद के मुझे सुनते? मुझे नहीं लगता। कहानी उसी की दमदार होती है जो किसी को इंस्पायर कर सके, कोई उससे रिलेट कर सके। जो होगा अपने करेक्ट टाइम पे होगा, बट आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में बस एक ही चीज है, अपना कर्म। और वो चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी। डिस्पाइट द सिचुएशन, डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस, मैंने बस कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट कर्म कैसे कर सकती हूँ। आपके हाथ में सिर्फ वही है। गॉड इज लिसनिंग, गॉड इज वॉचिंग, आपको जरूर मिलेगा। आज हम अजय सर का बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, और आज सर ने बताया कि पहले 4 साल गोल्ड पे स्ट्रगल किया। क्या अजय ने मेहनत नहीं की? बहुत मेहनत की, लेकिन आज उसको 6 महीने 1 साल के अंदर वो मिला जो शायद बहुत लोग आज उसके लिए क्रेव कर रहे हैं। नो एफर्ट गोज वेस्टेड, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड शायद यही टेक अवे मैं यहाँ से लेती हूँ कि लगे रहिए, डटे रहिए,
गिव अप मत कीजिए। एक दिन सेंटर स्क्रीन आप आएंगे, टॉप 15 लीडरशिप में आपका नाम होगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपका चेक आएगा, आपकी लग्जरी कार आएगी, आप फॉरेन घूमेंगे, और उस दिन जब आप बीच पे जाके फोटो लेंगे ना, आपको नहीं याद आएगा किसने बेइज्जती की थी, आपको नहीं याद आएगा कौन सा कस्टमर ने क्या बोला था, उस दिन कुछ याद नहीं आता। उस दिन बस आप अपनी पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड यू मेड इट, थैंक यू गॉड आई डिडंट गिव अप। आज जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ, बेस्ट से बेस्ट लग्जरी खरीदती हूँ, मैं सिर्फ भगवान को एक ही चीज कहती हूँ, थैंक गॉड आई डिडंट गिव अप। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो ये खूबसूरत जिंदगी आज मेरे पास नहीं होती। सो आखिरी 5 मिनट सिर्फ ये कहूंगी, बहुत कुछ करना है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई करियर एंड कहते हैं ना कि आपकी टीम की सक्सेस ही आपकी सक्सेस है। मैं हमेशा से अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी रही हूँ, बहुत सोचती भी हूँ कि किस तरीके से अपनी टीम को डेवलप कर सकती हूँ। सो बस यही है कि अब नेक्स्ट 1 ईयर, ये जो साल शुरू हुआ है, मैंने बहुत ही डिफरेंट मोड एंड माइंडसेट में शुरू करा है। बहुत चैलेंजेस है मेरे साथ अभी भी, बट स्टिल कोशिश बस एक ही है, अब सिर्फ अपनी टीम को वो दिलाना है जो मैंने एंजॉय किया। इतना घूमी हूँ, आज 28 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स में जाके मैं सेमिनार दे चुकी हूँ। सब कुछ मुझे भगवान जी ने दिया, अब ये सब डुप्लीकेट करना है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग अगली एनएलसी तक आपको दिखेंगे सेंटर स्टेज पे एंड वेट मैनेजमेंट के अंदर, सीखते सीखते अपने को पार्टनर्स से बहुत कुछ अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच पवन सर। जो कुछ भी आपने, हमेशा कहती हूँ, आपका जो सपोर्ट है वो मैनीफोल्ड टाइम्स मैं रिटर्न करके दूंगी। एंड मेरी टीम और मैं आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जरूर बन के दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, विश यू वेल्थ, थैंक यू।